ठंडी के दिन हैं, बिल्कुल ठंडी के। तो यूपी में तो और बहुत ठंड पड़ती बहुत तगड़ी। यूपी का कमाल ये है कि गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी कि आपका शारीरिक, अगर गर्मी की आवश्यकता है तो पूरी कर लीजिए, ठंडी की आवश्यकता है ठंडियों कर में। लीजिए। बारिश आए तो बह जाता है, हमारा तो ऐसा जगह। तो खैर साहब, उसने कहा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही, चलो यार। अब इतना जमी हुई नौटंकी छोड़ के जाना जी। बहुत बुरा लगा जीवन में, लेकिन अब दोस्त है, उसको तकलीफ है तो जाना है। खैर साहब वहाँ गए, एक घर गिरा पड़ा सा था। सर भी मतलब मुंबई आने का आपने कब तय किया और आपको लगा कि अब मुंबई चलना चाहिए? जब मैंने तमाम रिपोर्टरी में काम कर लिया हाँ सर। तो फिर एक समय आया कि अब क्या किया जाए। तो बाहर काम करना शुरू किया, थिएटर के अमिताभ बच्चन। लोगों को कहने में क्या जाता है, बना दिया था कुछ लोगों ने मुझे बाद में पता चला ऐसा कहते हैं मेरे पीछे। मैंने कहा कह सकते हैं भैया, होगा ऑडियंस है, कुछ भी कहें। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ी बात है ना सर। अरे उस कॉम्प्लीमेंट की मैंने धज्जियां उड़ा दी। उनका क्या था, तो खर्च करके चले गए। हेलो हाय, मेरा नाम है प्रियंका सिंह और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ मेरा शो जिसका नाम है लिविंग यूनिकॉर्न्स बाय प्रियंका सिंह। और आज हमारा पहला शो है और उसका पहला एपिसोड है। और जो मेरा शो का नाम है लिविंग यूनिकॉर्न्स, उसके पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है जिसके बारे में मैं आपसे फिर कभी चर्चा करूँगी। और आज हमारे शो के जो पहले गेस्ट हैं वो एक बहुत ही बड़े और बहुत ही लोकप्रिय अभिनेता हैं, रंगमंच की दुनिया से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद श्री राम सेंटर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रेपेटरी में काफ़ी साल उन्होंने काम किया और आज तक वो काम कर रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहती हूँ द वन एंड ओनली विजय शुक्ला जी। सर थैंक यू सो मच मेरे शो पे आने के लिए एंड वेलकम। सो सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और पहले मुझे ये बताइए, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं? सर यूनिकॉर्न्स वैसे होते हैं कि इमेजिनरी कैरेक्टर होते हैं और मुझे बहुत ऑब्सेशन है, मुझे पसंद है। बड़े मैजिकल से हॉर्स की तरह दिखते हैं और उनके माथे पे एक सींग होता है सर। तो आपको लगता है मैं कहीं से यूनिकॉर्न हूँ? सर हो सकते हैं सर, यूनिकॉर्न आर रेयर टू फाइंड और बहुत स्पेशल होते हैं वो, सो क्यों नहीं हो सकते सर? हाँ, रेयर टू फाइंड अगर है तो रेयर तो हूँ। रेयर तो है। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह का जीवन मैंने जिया है, जब मैं देखता हूँ जी। तो मुझे लगता है कि इस तरह का अच्छा है कि और ज़्यादा लोगों ने नहीं जिया। तो आई थिंक रेयर वही होते हैं जो थोड़ा सा अलग होते हैं जी। तो ऐसे कुछ बिंदु मुझे अपने जीवन में दिखे हैं। सर ऐसा मतलब क्यों कह रहे हैं आप या किस वजह से? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने तमाम मान्यताएं जो एक अच्छे लड़के से, एक अच्छे बेटे से, एक अच्छे सामाजिक जीव से आप उम्मीद करते हैं, उसको मैंने कभी नहीं माना। मेरा एक ही लक्ष्य रहा कि मैं अपने आप को पालता रहूं। जी। क्योंकि काफ़ी बचपन में ही मैंने घर छोड़ दिया, तो बस एक ही समस्या थी कि भाई अपने आप को संभालो। जी। तो अपने आप को संभालना और अपने आप को खुश रखना, जी। तो ये समाज में से थोड़ा सा अलग हो गया मामला और तमाम तरह की स्थितियों से गुज़रना पड़ा। लेकिन निचोड़ यह है कि जिन भी स्थितियों से गुज़रे, खुश थे, खुश हैं और खुश रहेंगे। ऐसा कुछ मामला चल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा, तो सर ऐसे विचार आपको कब आए कि इतना बड़ा फैसला सर कम उम्र में कि आप घर छोड़ के आप अपनी एक राह पे निकल पड़े? हाँ, हर के पीछे कारण कुछ न कुछ होता है। जी। बचपन की अगर मैं बात करूं तो मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था। मेरी माताजी मुख्य सोर्स जो बच्चे का वो होती हैं, जी। वही मिसिंग थी। उन्होंने अपना रुखसती ले ली। मेरे आने के कुछ साल बाद उन्होंने देखा ये आए हैं, इनके साथ रहने से अच्छा है आओ ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने अपना टिकट कटवा लिया। स्वयं उन्होंने तय किया ये जीवन रहने लायक नहीं है।
पिताजी हमारे एक टिपिकल मर्द जो यूपी वाले होते हैं उस तरह की, वो राजकुमारी अपने भाइयों की, जी। तो दो अलग अलग जीव पाए गए और माताजी ने तय किया कि इस आदमी के साथ नहीं रहा जा सकता और मायके भी नहीं जाया जा सकता क्योंकि संस्कार और जो भी थे। सामाजिक चीजें। तो फिर क्या रास्ता बचता है बताइए सर आप बताइए। भाई? औरत अगर मायके नहीं जा सकती और ससुराल में नहीं रह सकती तो कहाँ जाएगी? बाहर दुनिया में भटकेगी। अगर वो भटकने वाली होती तो मायके ही चली जाती। जी। तो जो मायके तक जाने को तैयार नहीं हो, बाहर क्या भटकेगी? तो एक रास्ता जो इंसान के लिए हमेशा खुला रहता है कि अगर आपको दुनिया ऐसी लगती है कि नहीं रहने लायक है तो एक ऑप्शन है आपके पास, कट लो, मर लो, निकल लो। सर ये बहुत ही गहरी बात है जो आप कह रहे हैं, मतलब। अरे लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि बड़े बुज़दिल होते हैं ऐसे लोग जो क्या कहते हैं मौत को गले लगा लेते हैं। अरे मैंने कहा एक कांटा चुभता है तो ची कर जाते हो, मौत को गले लगाना आसान काम है क्या? वो भी अपनी मर्जी से। तो ये बहादुरी उन्होंने की और फिर मुझे ये रहा कि अपने आप को पालते रहो, खुश रखो। तो इस तरह मेरा जीवन चला और पता चला मैं यूनिकॉर्न्स में गिना जाने लगा। जी। मैं इस शब्द को बदलवा दूंगा हमारे लिए कोई अलग शब्द ढूंढे जाएं। बिल्कुल ढूंढे जाएंगे सर, और ये मेरा सौभाग्य है कि आप लिविंग यूनिकॉर्न्स के साथ आए हैं। बट सर जैसे कि आपने कहा, तो सर उस एक पर्टिकुलर कोई मोमेंट आपको याद है आपके बचपन का, जैसे कि आपने अभी जो एक भावुक बात है ये, तो जब वो टाइम आप स्पेंड करते होंगे सर घर पे या स्कूल में, आपके दोस्त होंगे, आप जिस जगह बिलोंग करते हैं सर वहाँ आप आते जाते होंगे, तो सर कैसा माहौल था उस वक्त में? आप ये जानना चाह रही थी कि मैंने कब तय किया कि मुझे अलग रहना है, घर में नहीं रहना है? सर मतलब उस जो आपका बचपन था उस टाइम आप समय कैसे बिताते थे? कौन लोग थे, दोस्त थे आपके? दोस्त जो गांव में रहते थे जी। तो बच्चों का एक आकर्षण, प्रमुख आकर्षण दोस्त लोग, जी। ठीक है, तो उनके साथ समय बिताना। और चूँकि घर में उपयुक्त माहौल नहीं था मेरे जी। कारण कि माताजी का ना होना और पिताजी का एक गैर जिम्मेदार पिता होना। जी। भाई अगर उन्होंने देखा कि माताजी नहीं है तो पिता को पिता बन जाना चाहिए, लेकिन वो जैसे थे वैसे ही रहे, दूसरी शादी कर ली और हमारा ये रहा कि भाई खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, अब करना क्या है, बस ये देखो कि कहाँ मज़ा आ रहा है। नौटंकी में आ रहा है, रामलीला में आ रहा है, दोस्तों के साथ खेलने में आ रहा है, पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं आता था। मैंने क्या पढ़ाई करी है कब होते करते पहुंच गया मैं ग्रेजुएशन में, ठीक है। वहाँ पे एक सवाल आया देखिए मेरी बुद्धि का कौशल देखिए कि रघुवंश एक महाकाव्य है, विवेचना कीजिए। रघुवंश एक महाकाव्य, विवेचना कीजिए। हाँ, उस दिन मुझे लगा कि रघुवंश भी कुछ था जो हमें पढ़ना था, जो हम ना कर पाए। लेकिन वहाँ बैठ के करें क्या, मुझे बोर होना बिल्कुल पसंद नहीं। आए ना आए, अब वहाँ बैठना है, कॉपी भरनी है, तभी तो नंबर मिलेंगे। लिखना शुरू किया भाई साहब, लिख रहे हैं रघुवंश एक महाकाव्य है क्योंकि इसमें महाकाव्य के सारे लक्षण पाए जाते हैं। महाकाव्य के लक्षण क्या होते हैं इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। और फिर उनको 8 पेज में बताता रहा कि कैसे आप अध्ययन करेंगे तो आपको लक्षण पता चलेंगे। जब आपको लक्षण पता चल जाएंगे तो आप देखेंगे तो आपको इसमें मिल जाएंगे। घुमा फिरा के सर मतलब आपने बस 7-8 पेज भर दिए और उन्होंने मुझे पास कर दिया। वाह सर, पास कर दिया उन्होंने। उन्होंने देखा बंदा कोशिश तो कर रहा है, पढ़ा नहीं है, उससे क्या, कोशिश है। सर तो उस टाइम पे भी आपके स्कूल में ड्रामा होता था या? स्कूल में नहीं होता था, लेकिन गांव में शादी है, कोई किसी भी तरह का इवेंट हो तो खुशी वाला, तो नौटंकी आती थी। जी। और हमारे गांव में जितनी भी तबके थे, जातियां थीं, जी। उनकी सबकी अपनी अपनी मंडली थी। हमारे गांव में कम से कम 3 मंडलियां थीं। अच्छा। तो मैं चूँकि ये मेरा प्रमुख आकर्षण,
सर ये आपने कैसे पता, मतलब ये आपका आकर्षण जो रहा, आपने कैसे, आपको पता चला वो पर्टिकुलर मोमेंट कुछ होगा ना सर कि मुझे इस क्षेत्र में नहीं, क्या है, देखो बच्चे थे तो ये सब देखने को मिलता था, नौटंकी, ये शादी आ गई तो शादी के पहले दिन जब बारात आती है तो म्यूज़िक है, डांस भी हो रहा है, तो मेरे जीवन में यही सब टाइम पास यही था मेरा। घर तो खाओ पियो नहाओ धो सो, इसलिए था, बाकी घर में रहना ही नहीं। तो जब लगा कि इसमें मज़ा आ रहा है तो भाई रात भर बैठ के नौटंकी देखी है मैंने। हाँ, 9 बजे शुरू हो जाती थी और सूरज निकल रहा है और नौटंकी चल रही है, शुक्ला जी जमे हुए हैं और मेरे जैसे तमाम यात्रीगण बैठे हुए, यात्री का मतलब जीवन काटने वाले लोग। हाँ, तो हम लोग बैठे हुए हैं, चल रहा है। माय गॉड, उसका मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ नौटंकी देखने का। और जो भीड़, तब फिल्में वगैरह नहीं थी तो प्रमुख आकर्षण यही सब हुआ करते थे। एक बार मैं और मेरा एक गरीब दोस्त, हाँ, हमारे पिताजी लेक्चरर वगैरह थे तो और ज़मींदार भी थे, तो खाने पीने की दिक्कत और इस तरह की नहीं थी, लेकिन हमारे जो दोस्त थे वो बड़े गरीब थे। लेकिन अब दोस्त हैं तो दोस्त हैं, हाँ, वहाँ गरीबी अमीरी तो होती नहीं। खैर साहब, एक बार हम लोग गए नौटंकी देखने और बैठे हैं, जमी हुई है पब्लिक, मतलब बैठने की जगह नहीं। अगर कहीं जाना हो जहाँ बैठे हैं तो बहुत लोगों को चीरते हुए जाना पड़ेगा। बैठे हैं साहब, 2 घंटे 3 घंटे बीत गए, फिर मेरा दोस्त कहता है यार मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा चल भाई क्या करें बोल। ठंडी के दिन हैं, बिल्कुल ठंडी के। तो यूपी में तो और बहुत ठंड, बहुत तगड़ी। यूपी का कमाल यह है कि गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी कि आपका शारीरिक, अगर गर्मी की आवश्यकता है तो पूरी कर लीजिए, ठंडी की आवश्यकता है ठंडियों में, बारिश आए तो बह जाता है, हमारा तो ऐसा जगह। तो खैर साहब, उसने कहा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही, चलो यार। अब इतना जमी हुई नौटंकी छोड़ के जाना बहुत बुरा लगा जीवन में, लेकिन अब दोस्त है, उसको तकलीफ़ है तो जाना है। खैर साहब वहाँ गए, एक घर गिरा पड़ा सा था, मैंने कहा जा उसी में जा, और मैं इधर अपना नौटंकी सुन रहा हूँ। भाई आप लोग यकीन नहीं करोगे, इतनी जोर की धाड़ धाड़ पाड़ पाड़, मतलब ऐसी आवाज़ आई। अब मेरे तो बचपन में ऐसा मैंने पहली बार सुना, मुझे लगा उसका पेट फट गया क्या। ये अभी तक मुझे ये घटना बचपन की याद है, ये नौटंकी के साथ ही ये घटना भी है। तो खैर साहब सब ठीक था, खुदा का शुक्र है, फिर जाके नौटंकी देखी। तो ये है कि नौटंकी और मेरी जो चाहत थी। अब बता रहे हैं कि पूरी रात नौटंकी देखना, और सुबह अगर कहीं दूसरे गांव में गए हैं तो वहाँ से आना, सुबह पिटाई खाना। सर मैं यही पूछने वाली थी कि जब आप नौटंकी देखने जाते थे तो आपको घर पे डांट पड़ती थी या? बाकायदा डांट पड़ती थी, डांट नहीं पड़ती थी, पिटाई होती थी। हाँ, वो नियम में बंधा हुआ था कि घर पे बिस्तर उस तरह से बना देना कि बंदा सो रहा है। कभी कभी चल जाता था, कभी पकड़ लिए जाते थे। अक्सर जो है पिटाई होती थी, लेकिन कोई रूटीन में कोई फ़र्क नहीं। अगली नौटंकी आई फिर देखने जाना है। तो उसका असर ये हुआ कि इतना मैंने ध्यान से देखा इन चीज़ों को कि जीवन में फिर लगने लगा कि यार यही काम करना चाहिए। मैं भी स्टेज पे जाऊंगा, मैं भी वहाँ से बोलूँगा। ये सब चलते चलते मुझे वो आते थे, इसके बारे में सोचता था। और होते करते जो है वक्त, कहते हैं ना जिसको आप दिल से चाहेंगे वो हो ही जाता है। हाँ, क्योंकि सर एक्टिंग के लिए सर आपने घर पे बताया कि आप अभिनय करना चाहते हैं या किसी तरीके से? बचपन में बाप से बात करना तुम्हारे यहाँ गुनाह होता है। बाप दिख जाए तो रास्ता बदल दो, ऊपर से बच्चे हाँ, और बाप के बाप दिख जाए तो वो रास्ता बदल लें। हाँ, हमारे यहाँ हमारे मराठी भाई पूरे परिवार एक साथ बैठते हैं, हमारे यहाँ पूरा परिवार एक साथ बैठ ही नहीं सकता, तो हम उस परवरिश के वाले हैं। तो इसलिए बात कुछ नहीं जी, बस धीरे धीरे लगा कि यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मौका मिलते ही घर छोड़ो, बाप के घर में रहना ही नहीं। बाप एक जालिम इंसान की तरह लगता था, क्योंकि वो पढ़ के तब लेक्चरर बने थे। मेरा पढ़ाई में मन ही ना लगे, क्या करूं मैं, मेरी क्या गलती है। पढ़ने के नाम पे बैठूं तो उसमें डिज़ाइन वगैरह बनाता रहूं, उसमें मगन।
मैं हमेशा ये सोचता रहा कल या सुबह से पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, कल सुबह, ये कल करते करते वो आ जाता था कि आज कल है एग्ज़ाम। रात को बैठे, अब चलो सुबह उठ के पढ़ लेंगे फिर। कल कभी नहीं आता, मतलब पढ़ाई के लिए मेरे साथ तो नहीं आया भाई, बस कल ही रहा। तो पिताजी तो यही चाहते होंगे ना कि अब पढ़ लिख के नौकरी करें या कुछ बन जाइए। एक्चुअली जब पिताजी मेरे सामने, मैं उनके सामने पढ़ता था तो वो ये चाहते थे, लेकिन जैसे मैं इधर होता था तो पता नहीं क्या क्या दुनिया में चाहते थे। फिर उनको ये नहीं कि बिना माँ के बच्चे हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने ध्यान ना रखा, फिर हमने अपना ध्यान रखा कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, हम तो साहब वो करेंगे। सर जैसे अभी हमारी बात हो रही थी तब आपने मुझे बताया था कि आप साइकिल चला के स्कूल जाया करते थे और आना जाना आपके पास काफ़ी टाइम हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं आप ख्यालों में खोए रहते थे या आप सोचते अब जब आप साइकिल चला रहे हैं, आपको रास्ता पूरी तरह पता है, ठीक है, तो ये मोटरसाइकिल और गाड़ियों के साथ भी होता होगा कि फिर एक समय आता है कि गाड़ी चल रही है और आप अपने ख्यालों में चल रहे हैं। तो साइकिल पे चलते चलते मुझे ऐसे ही ख्याल आते थे, क्योंकि घंटे, आधे घंटे, 40 मिनट की वो होती थी साइकिल सवारी, तो क्या करेंगे, आपको सोचेंगे ही ना। तो मैं यही सोचता था कि मैं स्टेज पे हूँ, मैं ये हूँ, ऐसे इस तरह की। सर फिर नौटंकी में या रामलीला में आपने कब पहली बार वो अनुभव था आपका जब आप स्टेज पे चढ़े? हाँ, फिर हुआ ये कि रामलीला हर साल होती थी, वो देखना है। नौटंकी, रामलीला वाले फिर नौटंकी करने लगे, फिर वो देखना है। फिर हुआ ये कि मुझे फिल्में भी देखने का मौका प्राप्त हो गया। जब फिल्में देखने लगा तब वो बलवती और हुई इच्छा, ये तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता था ये सब सही लोग हैं, ये इंसान है, वो चित्र नहीं, मुझे नहीं लगता था कहीं पीछे उछे खड़े होंगे, जो भी होगा। हाँ, मतलब इतना पूरा भरोसा कि सब इंसान है, सब सही लोग हैं। अब फोटो नहीं है, पूरा नतमस्तक। तो जो रामलीला हमारे यहाँ चली आ रही थी बरसों से, उन लोगों से मैंने कहा कि भाई मैं भी कुछ करूँगा इसमें जी। बोले हाँ कर लो, उनको लगा कुछ नया करेगा। हाँ, तो मैंने जो फिल्में देखी थी, डाकू और डांस और दारू पीना, ये सब वो सब हमने भर दिया। अपने 2-4 दोस्तों को लिया और तैयार किया और जाके उस रामलीला में उन्होंने हमें समय दिया, हमने किया। वो इतना हिट हो गया साहब कि उस बाद लोगों ने रामलीला ही नहीं देखी। 2 दिन बाद मुझे एक बंदा कहता है, रामलीला वाला, क्या यार तुमने मेरी रामलीला चौपट कर दी। मैंने कहा चौपट हो गई, मैं क्या बोलता वहाँ पे, मैं तो मगन था। तो उसी दिन मैं स्टार बना था जी। पूरे गांव वालों ने कहा दरी भाई ये सब फेमस हो गए होंगे आप सबने, आपका पूरा गांव। हाँ, गांव में इस तरह फेमस हुआ। कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पे भी नौटंकी किया जी। तो वहाँ भी तो इस तरह से फेमस में हमेशा रहा। फिर वहाँ से निकला तो उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा जो असली फेमस है जी। वो जब मैं दिल्ली आया तो फिर वहाँ काम किया। सर तो वो आप जब पढ़ने के लिए गए बाहर, तो सर ये बीएनए के बारे में कैसे आपको पता चला? आपने कैसे सोचा मुझे एडमिशन लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए इस चीज़ में? वो मैं कॉलेज में पहुँचा जी। तो मेरे प्रिंसिपल ने देखा मेरा शो, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि ऐसा है कि तुम बीए करने के बाद एलएलबी मत करना, एमए मत करना, तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चले जाओ जी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कोशिश की, लिखा एप्लीकेशन, तो उन्होंने इंटरव्यू कॉल के लिए भी नहीं बुलाया, क्योंकि कुछ किया नहीं था मैंने। फिर पता चला बीएनए एक है, भारतीय नाट्य अकेडमी, ये मेरे बाप ने ही मुझे बताया था। अच्छा। और देखने वाली बात है, वहाँ पे भातखंडे संगीत विद्यालय है, तो वो भातखंडे भारतीय नाट्य अकेडमी के पहले से है और वो ज़्यादा पॉपुलर है। अनूप जलोटा वहीं से निकले हुए हैं शायद। अच्छा। तो मेरे बाप ने वो नाम सुन रखा था, भातखंडे। तो मैंने जब भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी कहा तो उन्होंने समझा वही होगा, ले जाके वहाँ ले गए, पता चला ये नहीं है। उन्होंने बताया कि भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी वहीं पे है। तो मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें हो गया। और मैं सोच के गया था एक्टिंग करवाएंगे, एक्टिंग तो मैं बहुत देर कर सकता हूँ, कितनी भी रिहर्सल कराएं। भाई साहब वहाँ सब कुछ कराते थे, एक्टिंग ही नहीं कराते थे। पहले साल तो कारपेंट्री और डिज़ाइन, अरे मैंने कहा ये सब क्या है, ये सब करने आया हूँ, लेकिन अब भाई एक्टिंग ये सब बर्दाश्त करो तब एक्टिंग करने को मिलेगी। मैंने कहा मैं बर्दाश्त करूँगा। मैंने उनके सारे सब्जेक्ट दोस्तों से करवा के दे दिए, नकल उकल करके। अब डिज़ाइन मुझे आम बनाना नहीं आता और आप मुझसे थिएटर डिज़ाइन करवा रहे हैं,
लेकिन चलो भाई एक्टिंग करनी है तो ये सब भी हाँ, करना पड़ेगा। तो अपने साथियों से सारे प्रोजेक्ट मेरे दोस्त लोग बनाते थे और हो जाता था। एक होती है प्रॉम्प्ट बुक। इसमें क्या होता है कि एक नाटक कैसे शुरू होता है, क्या क्या होता है, डिज़ाइन और बहुत कुछ होता है कि मतलब आप वो प्रॉम्प्ट बुक देखें और पूरा नाटक आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसको लोग 6-6 महीने 8-8 महीने भर मेहनत कर कर के बनाते हैं, जी जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं। जी। हम तो कल वाले, कल कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन वहाँ तो प्रोजेक्ट तो सबमिट करना ही है। तो साहब वो समय आ गया कि अब तो करना ही है। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट सेलेक्ट कीजिए आप। हमने कहा कि सबसे पतली स्क्रिप्ट कौन सी है, तो अंधेर नगरी की एक स्क्रिप्ट थी, ठीक है। उसमें डायलॉग भी लिखते हैं, प्रॉम्प्ट बुक में लिखा जाता है सब। हमने वो स्क्रिप्ट ही फाड़ फाड़ के रख दी, अब लिखने का कोई झंझट नहीं, ठीक है। फिर होता है कि लाइट डिज़ाइन क्या है। तब मैं लाइट डिज़ाइन मुझे खुद नहीं पता क्या है। हमने तो नौटंकी देखी, वहाँ 2 गैस के हंडे होते हैं, है ना। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ 2 गैस के हंडे जल रहे हैं, सर लाइट डिज़ाइन ख़त्म। फिर होता है एक्टर्स कहाँ आएंगे, क्या करें, कैरेक्टर्स मूव और ये दुनिया भी ब्लॉक नहीं होगी। मैंने कहा कुछ नहीं भाई साहब, सब आएंगे, अपनी कुर्सी अगर है तो लेके आएंगे, बैठेंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे। कोई ज़्यादा एकदम। हाँ, लाइट डिज़ाइन में 2 गैस के हंडे हो गए, मूवमेंट में ये कि आए और अपना किया और चले गए। कॉस्ट्यूम क्या है भाई साहब, मैंने कहा कुछ नहीं, सब ने ट्रैक सूट पहना हुआ है। तो ये चोरी की आदत मुझे, इस तरह की चोरी में वक्त जो है, कोई कह रहा था कि कोई कठिन काम होता है तो मैं आलसी लोगों को देता हूँ। बोले क्यों साहब? बोले वो देख लेते हैं कि इसमें मतलब कम मेहनत में कैसे काम किया जाए, शॉर्टकट में कैसे हो जाएगा। वो आलसी है ना, तो वो यही देखेंगे, तो काम हो जाता है और वो अपनी मेहनत चुरा लेते हैं। सर किस नाटक से मतलब आपका जीवन में आपको ऐसा लगा कि एक मोमेंट था कि आपको बहुत कुछ अलग लगा या कुछ उसने बदला आपके अंदर? कौन सा नाटक था या कौन सा ऐसा किरदार था जो आपने निभाया था? दरअसल क्या है, मैं जो भी काम अभिनय वाला मिलता था जी, मैं पूरी शिद्दत से जो कुछ मेरा दिमाग चलता था मैं उसमें लगाए रखता था और मैं उसको समय देता था इसके। बावजूद उसके मैं देख सकता हूँ कि मेरी उस समय एक्टिंग कैसी थी और फिर बाद में क्या हुआ वो भी मैं देख सकता हूँ। तो एक समय आया कि जब मैं श्री राम में हो गया जी सर, तो वहाँ करने लगा काम। अब आपने बात की कौन सा कैरेक्टर, तो मैं पूरी शिद्दत के साथ जो भी कैरेक्टर है सबके लिए शिद्दत एक ही होती थी जी। जैसे एक आदमी कैशियर है तो नोट गिनना उसकी शिद्दत है ना, तो मैं भी कैशियर की तरह अपना अभिनय, डायलॉग पढ़ना, समझना जितनी समझ होती थी और इस प्रोसेस को मैं एंजॉय करता था। ये नहीं यार नहीं, हाँ, उसको मैं पढ़ना, समझना, कुछ समझ में आए तो कभी कभी अपना ही कंधा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं बहुत अच्छा था, कमियां थीं, लेकिन चूंकि उसको वक्त देता था तो चीज़ें उसमें से खुलती थी जी। और वो मैं एंजॉय किया और धीरे धीरे। सर तो श्री राम सेंटर में और NSD रेपेट्री में कैसा अनुभव रहा आपका? काफ़ी लंबे टाइम तक आपने काम किया ना? काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं, 3 साल मैंने श्री राम सेंटर में दिया, 2 साल NSD में दिया। अगर दोनों का फ़र्क देखें तो मोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जब मैं श्री राम सेंटर में था तो 600 रुपये तनख्वाह थी महीने की और जब NSD में पहुँचा तो 3000। अब बताओ भाई साहब, ये जंप कौन दिल फट न गया है ना? से। हाँ, लेकिन कमाल है, पता चला उसमें भी मेरे वही हाल हैं जो 600 में थे। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ हो गया। और ये कमाल इंसान का नेचर है कि उसके पैसे बढ़ाते जाओ फिर, लेकिन वो भी खर्च कर देगा और पहुंच जाएगा उसी उसमें। लेकिन अच्छा तो लगा था, लेकिन उससे भी जीवन में कोई बदलाव आया नहीं। जो रवैया चल रहा था बेढंगा, वो चलता रहा। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मतलब कि बेढंगा रवैया चल रहा था या क्या? मतलब सर क्या करना पसंद है आपको? अगर हम अभिनय के अलावा आपके पास कभी समय होता है तो आप कैसे व्यतीत करते हैं अपना टाइम, कैसे स्पेंड करते हैं?
मुझे पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। जी। ये प्रेमचंद से मुझे साहित्य के थोड़ा वो हुआ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं, यहाँ तक कि कविता वविता कुछ लेकिन समझ जो नहीं कहानियां आता। जब पढ़नी होती थी उसमें आप मन से नहीं, बस मैंने प्रेमचंद की कहानियां मुझे टकराई, तो मुझे लगा ये चीज़ मेरी समझ में कुछ आ रही है जो मुझे होल्ड कर रही है, और फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ने का शौक आपका। हाँ, एक बार मैं डिप्रेशन में गया। अच्छा। तो रूस के राइटर हैं बहुत बड़े, उनकी रशियन की जब हिंदी हुई थी ये मोटी मोटी किताबें, मैं वो मोटी मोटी किताबें पढ़ गया भाई साहब, जो एक न पढ़ने वाला इंसान वो पढ़ गया। क्राइम एंड पनिशमेंट और इस तरह के बड़े नावल हैं जी। तो पढ़ने का मेरा ये हाल था। श्री राम सेंटर हुआ दिल्ली में, जब MSD में सिलेक्ट हुआ तो वहाँ जलवे ही अलग। श्री राम सेंटर या भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी या MSD रेपर्टरी, इन जगहों पे मैंने यही समझ में आया कि ये एक गंभीर चीज़ है, ये केवल हंसी मजाक और मौज के लिए नहीं है, इसके पीछे मतलब भी है, कुछ मतलब है, कुछ हाँ, साइंस है इसके पीछे। हाँ, और अगर इसका सही असर ऑडियंस पे पड़े तो इट्स ए नीड। जैसे इंसान की भूख खाना चाहिए और चीजें चाहिए, उसी तरह उसको मनोरंजन की भी, स्वस्थ मनोरंजन की भी जरूरत है जी। फिल्में भी बहुत बढ़िया मनोरंजन है, लेकिन थिएटर जो है इसमें व्यक्ति स्वयं खड़ा होता है जी, और उसका फर्क है। सर फिर मतलब मुंबई आने का आपने कब तय किया और आपको लगा कि अब मुंबई चलना चाहिए? जब मैंने तमाम रिपर्टरियों में काम कर लिया, हाँ सर। तो फिर एक समय आया कि अब क्या किया जाए भाई, तो बाहर काम करना शुरू किया। थिएटर के अमिताभ बच्चन, लोगों को कहने में क्या जाता है, बना दिया था कुछ लोगों ने मुझे बाद में पता चला ऐसा कहते हैं मेरे पीछे। मैंने कहा कह सकते हैं भैया, वो ऑडियंस है, वो कुछ भी कहें। ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, बहुत बड़ी बात है ना सर। अरे उस कॉम्प्लीमेंट की मैंने धज्जियां उड़ा दी। उनका क्या था, तो खर्च करके चले गए सर, बट वो प्रेरित होते हैं, उनको आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगता होगा। हाँ, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कोई कहता तो मैं उसे ये थोड़ा नहीं कहता हूँ गाली मत दो। लेकिन चल रहा है, और बल्कि मैं तो खुद, पता चला कोई मुझे परिचय करवा रहा है तो 10 मिनट तक तो मेरे बारे में बता रहा है और मैं चट रहा हूँ वहाँ पे। तो ये थिएटर का अमिताभ बच्चन आया तो एक लाइन में सब हो जाता था जी। तो मैंने कहा इस टैग से मुझे ये तो फायदा हुआ कि अब मुझे अपनी तारीफ की वो तमाम लाइनें नहीं सुननी पड़ रही। एक टाइटल आपको दे दिया गया। तो फिर ये समय आ गया कि कोई नाटक कंपनी में सब समय समाप्त हो गया। अच्छा। अब मैं क्या करूं, मेरे सामने सवाल था कि मुझे कैमरे के लिए काम करना चाहिए। कैमरे के साथ मेरा कुछ अनुभव ऐसा था कि मुझे लगा यार ये एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल नापसंद है। क्या हुआ था, डबिंग थी। अब डबिंग में वो लिपसिंग देखना है जी। पहला मैंने कुछ काम किया था, मुझे थोड़ा सा डब करना है। अब बैठे साहब, पहली बार डबिंग करने बैठे हैं, अब वो चेहरा आए मैं बोलूं तब तक वो चला जाए। अरे हमने कहा ये क्या मुसीबत है, ये कोई दौड़ लुका। हाँ। थिएटर पे मतलब आप शेर की तरह टहल रहे हैं, जो करना है सब आपको क्लियर है, और वहाँ आपको मशीन के साथ। अरे हमने कहा ये मजदूरी मैं नहीं करूँगा, मैं थिएटर ही करूँगा, मुझे करना ही नहीं ये काम। इसमें ये क्या कि लपको, अरे एक्टिंग कर रहे हैं या लूटना है। खैर उससे सबकी टेक्निक होती है जो बाद में आती है समझ में। जी सर। और अब तो टेक्निक भी बहुत आ गई है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे मेरा बड़ा मन हो खट्टा। मैंने कहा ये काम नहीं, मैं मौज के लिए करता हूँ, स्टेज पे मौज आती, मैं तो यही करूँगा। मुंबई आके भी फिर आपने थिएटर को ही नहीं, तो मैं दिल्ली में अपना कारगुजारियाँ की थी ना। तो दिल्ली से लोग, हमारे साथ वाले लोग यहाँ आए जी, और सब अच्छे बढ़िया काम मिला लोगों को, वो समर्पित लोग थे। हमें तो अपनी मौज पहले देखनी है, कैरियर और पैसा और ये सब सेकेंडरी था। तो दिल्ली से लोग बॉम्बे आ रहे थे और मैं दिल्ली से लखनऊ चला गया। वहाँ नई कंपनी खुली थी, उसमें रहा, और फिर मुझे लगा कि यार
वो कंपनी भी लिमिटेड समय के लिए रखा ना उसने। उसने भी कहा भाई हो गया आपका। अब मैं आ गया सड़क पे अब थिएटर करना है। थिएटर में पैसे कहाँ, आज से 20-30 साल पहले जी। पैसे न थे थिएटर में, क्योंकि सारे लोग तो फिल्में और सीरियल में चले गए थे। तब क्या करें साहब, अब थिएटर के अमिताभ बच्चन नुक्कड़ पे आ गए। पल्स पोलियो पियो, एड्स से बचो, इसने मुझे बहुत पाला। हाँ, प्रोजेक्ट्स आपने सारे करे। हाँ करे, और हाँ, गाँव में जाके खूब खूब कर रहे हैं। और उसी शिद्दत से जैसे एयर कंडीशन में करते थे, उसी शिद्दत से। कि मेरा ये मानना है कि भाई एक ऑडियंस आई है, कम है या जितने भी हैं, पर उसके सामने तो उसके सामने उसे लगे कि भाई उसका समय बर्बाद नहीं हुआ। तो पूरी शिद्दत से हो गई कि जरा सोचिए, थिएटर के अमिताभ बच्चन गांव में वहाँ बता रहे हैं आप टीका लगाइए, आप ये कीजिए। तो थिएटर के अमिताभ बच्चन को मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। सर ये दौर जब चल रहा था, तो सर उस टाइम आप क्या सोचते थे, आपको कैसा लगता था उस दौरान? मतलब एक इंसान का मेंटल स्टेट भी चेंज होता है ना सर, टाइम टू टाइम। स्पेशली एक्टिंग में जब आप आते हो तो उसमें आपकी साइकोलॉजी भी बहुत चेंज होती है। तो उस टाइम आप क्या सोचते थे, कैसा लगता था आपको जब ये दौर बदल रहा था? जब मैं परफॉर्म करता था स्टेज पे, तो थिएटर में यही है कि आपको ऑडियंस का रिस्पांस जो है वो पता चलता रहता है। तो वो एक्टर्स को बिल्कुल समझ लो कि बहुत बूस्ट अप होता है उससे। तो मज़ा आता था मुझे करने में, और मैंने कहा बहुत बढ़िया है, तनख्वाह भी आ रही है, ये मौज भी आ रही है, लोग आके कह रहे हैं कि ये और वो। आप तो जानते हैं लोग तारीफ करने पे आते हैं तो सीधा बहुत ही कर डालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जीवन चल रहा है, चलने दो। फिर जब उन्होंने हाथ जोड़ लिए नाटक कंपनी में, तो मैं नुक्कड़ करने चला गया। नुक्कड़ करता रहा। नुक्कड़ भी तो कोई रेगुलर नहीं ना, हमें तो रेगुलर की आदत थी जी। कि वो नाटक कंपनी में लगातार 12 कर ही महीने रहे थे बहुत सालों से। अब यहाँ नुक्कड़ आया तो पैसा है, नहीं नुक्कड़ आया तो फिर आप नुक्कड़ पे बैठे हैं। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। फिर मैंने कहा बॉम्बे ही चलते हैं और देखते हैं, कोशिश करें भाई, शायद समझ में आ जाए। फिर मैंने कोशिश की और गाड़ी यहाँ पे रहने और इन सब की व्यवस्था हो गई, और मेरी मनमानी जो है वो चलती रही। जी सर, फिल्मी दुनिया में भी आपने काफी काम किया। मतलब सर काफी नहीं किया, क्योंकि देखिए जिस समर्पण और जिस शिद्दत की जरूरत थी जी, वो उसमें मुझे लगा कि कमी है। सर कुछ अंतर लगा होगा ना, क्योंकि थिएटर कर रहे थे इतने सालों से, थिएटर अलग था, फिर मुंबई आए तो मुंबई शहर भी बहुत अलग है। और सर कैमरा की दुनिया भी बहुत अलग है। तो क्या आपको लगा उसमें कुछ डिफिकल्टी फील हुई, या क्यों आपको ऐसा लगा कि? नहीं, डिफिकल्टी देखिए, माध्यम अलग है ये। हाँ सर। आपको जब आप स्टेज पे होते हैं तो एवरीथिंग आपके सब दिमाग में क्लियर है, आपको सब कुछ पता है, कहाँ जाना है, क्या करना है। इसमें थोड़ा कट पेट ये दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मैंने कहा कि भाई अब मैं पैसे आने का यही एक साधन है, हमारा नुक्कड़ वाला मामला तो ना चलेगा, स्टेज पे कोई काम देगा नहीं, वो काम भी देगा पैसे ना देगा, तो पैसे तो चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई मुंबई। हाँ, तो मुंबई ने मुझे बुला लिया और बोला घबराओ मत, हाँ इधर भी चल जाओगे तुम, इधर भी चल जाओगे, नाटक ना भी करोगे। तो फिर उन्होंने मुझे चालू कर दिया। फिर मैंने देखा कि इतने साल जो बिताए थे और तमाम महान जो थिएटर के लोग रहे, उनसे मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ, क्योंकि नाटक कंपनियों में डायरेक्टर्स आते हैं तो सब अपना अनुभव, अपना ज्ञान लेके आते हैं और वो आपको मिलता है। बिल्कुल। और मैं लगभग 10 साल तक हर साल 2-3 नए प्रोडक्शन किए हैं मुंबई आने के बाद। नो, जब मैं नाटक कंपनी में था, जब नाटक कंपनी 10 साल में रहा नाटक, तो वो सारे अनुभव थे। तो यहाँ आया तो मुझे लोगों ने कहा कि आपको आता है तो कुछ बताइए, हम लोगों को नए लोग हैं। तो मैंने वो काम शुरू किया, वो जो है लोगों को ठीक लगा और हमें भी लगा कि आराम है इसमें, तो आदमी आराम की तरफ ज्यादा भागता है। तो पढ़ाना मतलब आपको अच्छा लगता था, या आपने अच्छा भी लगता था और इजीली अवेलेबल भी था कि भाई 2-4 लोग आ गए, चलो पार्क में बैठ जाएं। और मैंने उनको अपना अनुभव दिया, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत दक्षिणा दी जी। और फिर किसी का लेना नहीं देना नहीं, कोई नौकरी नहीं। तो भगवान ने मेरे साथ ये व्यवस्था अच्छी लगा दी। और तो ये पढ़ाने के पीछे एक कारण ये क्या है कि फिर उनको पढ़ाने में ही नाटक करवाते हैं ना, तो इस बहाने नाटक भी हमारा काम चलता रहता है, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है।
तो इस मामले में ऊपर वाले ने मुझे रखा। आशीर्वाद रखा। हाँ हाँ। सर जैसे थिएटर में आप कह रहे हैं सर पैसे की भी दिक्कत आती है, पैसे कमाए नहीं जा सकते, तो सर क्या ये आज के टाइम में भी वही चीज़ वैलिड है? क्योंकि बहुत लोगों के साथ वही परेशानी है, पर थिएटर कहते हैं कि बहुत लोगों के लिए सर लग्जरी भी है। लग्जरी अमीर जो लोग सेट हो गए हैं, जो जी। सेटल हो गए हैं, जिन्होंने कमा लिया है, वो लोग करते हैं अपने शौक के लिए और मज़ा भी आता है और वो अच्छा करते भी हैं। बाकी दूसरे लोग करते हैं जिनको नाटक करके एक्टिंग में जाना है, तो नाटक ही एक वो ऐसा है जो कि एक्टिंग के बहुत करीब है, आपको उसके करीब तक ले जा सकता है। तो इसलिए चल रहा है गरीबों का थिएटर, अमीरों का थिएटर। सर ऑडियंस में क्या ड्रास्टिक चेंज आपने देखा तब, जब से आपने शुरू किया तब से लेके आज तक? ऑडियंस बेचारी तो जब से ये आया, क्या कहते हैं, कैमरा वर्क आने लगा, टेक्नोलॉजी जब से आ गई है, हाँ, तब से मनोरंजन घर पे ही उपलब्ध होने लगा जी। ठीक है, तो कोई क्यों इधर उधर भागे, सब अपना घर में बैठे मनोरंजन कर रहे हैं। और जो लोग नाटक में क्वालिटी के जिम्मेदार लोग थे, वो सब फिल्मों की क्वालिटी में लग गए। और जाहिर है कोई बेवकूफ़ थोड़ा ना, जब वहाँ पैसा भी है, शोहरत भी है और सब कुछ है, तो सब लोग वहाँ चले गए। थिएटर धीरे धीरे थोड़ा हल्के पे आ गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कैमरे वाला मनोरंजन है, ये ओवर एक्सपोज हो गया, बहुत है। अब कुछ नया अगर हो सकता है मनोरंजन की दुनिया में, तो वो यही है कि थिएटर, नाटक, लेकिन क्वालिटी वाला, ऐसा नाटक जिसे देख के आपको लगे कि कुछ, कहते हैं कि नाटक शुरू होता है जब पर्दा गिरता है, पर्दा उठता है तो नाटक शुरू होता है, लेकिन कहा जाता है कि नाटक शुरू होता है ऑडियंस के दिमाग में, जब वो पर्दा गिरता है तब उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। हाँ, तो वो है थिएटर का इम्पैक्ट। बिल्कुल। और ये इम्पैक्ट अब जैसे हमारे जो एंटरटेनर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग, ये फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं और फिल्में ही देख के मनोरंजन, ये ठीक नहीं है। तो ये थिएटर जो है उनके लिए बनाया जाए कि जो एंटरटेनर्स हैं उनका एंटरटेनमेंट जी, वो अगर पकड़ में आ गए, लेकिन वो ऐसे आएंगे नहीं। हाँ। उनके लिए आपको क्वालिटी देना ही पड़ेगा जी। और थिएटर वो चीज़ है कि अगर आपने उसको अच्छा नहीं किया, अगर थिएटर का इम्पैक्ट अच्छा नहीं बन पड़ रहा है, तो बुरा तो ज़रूर पड़ेगा, इसमें ये खतरा रहता है। अच्छा। हाँ, तो बुरा मतलब कैसे आप? मतलब इम्पैक्ट अगर आप सही नहीं कर रहे हैं जी, तो फिर वो बात ऑडियंस को जमेगी नहीं, वो उस पर वो यकीन नहीं कर पाएगा। करेक्ट। क्योंकि उसे ही मालूम है सब झूठ झूठ है, लेकिन एक्टर्स उसको इतना विश्वसनीय बना देते हैं कि वो भूल जाता है और उस कहानी में खो जाता है। अगर वो ये इम्पैक्ट नाटक नहीं क्रिएट कर पाता है, तो फिर ऑडियंस कहेगी समय बेकार हो गया। एक बड़ी कंपनी का नाटक देख के एक दादाजी अपने बच्चे को कह रहे हैं, सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी शाम बर्बाद कर दी, अब बताओ। नाटक दिखाने लाए हैं और ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, नाटक खत्म हुआ तो उसका कह रहे हैं, वो नाटक था भी कुछ जरा अलग, हाँ। जो भी था, लेकिन वो असर नहीं आया उसका। और थिएटर का असर नहीं है तो बुरा असर तो पक्का पड़ेगा कि आदमी कहेगा दोबारा मत जाना जी। और इसीलिए देखो आज हिंदुस्तान में थिएटर देखने वालों की संख्या 2% है, बस, है ना। अब जरा सोचिए कि अगर ये परसेंटेज 40 हो जाए तो, और 70 साल से आज़ादी है, ये परसेंटेज जो है पहले फिल्मों के आने के बाद ये परसेंटेज गिरी तो आज तक उठ ना पाई। लेकिन थिएटर में कुछ तो है जो सिर्फ 2% लोग देख पा रहे हैं। और क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो थिएटर अवेलेबल नहीं है। एक आम आदमी जो है पृथ्वी थिएटर जो है नाटक देखने नहीं जा सकता, वो अपने घर के नमक तेल लकड़ी में परेशान है। तो थिएटर लोगों को अवेलेबल नहीं हुआ, इस वजह से कटा। और दूसरे, थिएटर जिस शिद्दत से किया जाना चाहिए, वही क्वालिटी की बात, वो करने वाले लोग कम हो गए, तो वो क्वालिटी नहीं आई। जो लोग पहुंचे भी देखने, वो बढ़े रेट, मतलब ऑडियंस का वो बढ़ ना पाया। तो इसलिए थिएटर जो है वो अब केवल
इसलिए आ रहा है उसमें कि लोगों को यहाँ से एक्टिंग करके फिल्मों में जाना है। सर जैसे आप तो आज भी थिएटर कर रहे हैं, आप लगातार लगे ही हुए हैं सर, आप अब मजबूरी है मेरी, क्योंकि वहीं से 2-4 आ जाते हैं। क्या मजबूरी है आपकी? रोटी पानी वहीं से चल जाता है ना, वो पढ़ाने से। मैं वही पूछने वाली थी सर कि फिर आप अभी तक थिएटर लगातार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, तो क्या जुनून है सर वो जो हम बात भी कर रहे थे कि सर रंगमंच क्या सच में दिमाग पे ऐसा असर डालता है इंसान के? देखिए, रंगमंच मैंने अच्छा वाला देखा भी है जी और अच्छा वाला किया भी है। हाँ एक बार की बात है, मेरा एक शो खत्म हुआ जी तो मैं निकला ऐसे ही बाहर जाने के लिए, किसी सिगरेट पीने जा रहा हूँ, तो ऑडियंस निकल ही रही थी, तो हम भी उसी में से निकल के जा रहे थे। तो एक बंदा दूसरे से कह रहा है, अरे यार ये तो फिल्म से अच्छा है। ऐसा है नहीं, लेकिन ये थॉट आया क्यों उसे? क्योंकि उसे इतना मनोरंजन अंदर मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। तो इसमें जान तो बहुत है, लेकिन जान लोगों तक जानदार तरीके से पहुंचे, उसके लिए प्रयास की ज़रूरत है। क्वालिटी आएगी तो लोग लौटेंगे। सर जो मैं पूछ रही थी, आप यंग एक्टर्स के लिए, एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए जो मुंबई आ रहे हैं या किसी भी देश के कोने में थिएटर कर रहे हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, ये एक महत्वाकांक्षी फील्ड है। एम्बिशन होता है सेलिब्रिटी बनना, जी है ना। तो ये महत्वाकांक्षा है, मतलब कि आकांक्षा ही नहीं है, ये बड़ी आकांक्षा है। तो जितना आप उम्मीद कर रहे हैं, आपको उसी हिसाब से इनपुट भी देना पड़ेगा। आपके प्रयास जो हैं उसी लेवल के होने चाहिए कि आप लोगों में अलग हो जाएं, नोटिसेबल हो जाएं, लोग आपको देखना चाहें, सुनना चाहें, है ना। तो ऐसा होने के लिए आपके प्रयास जो हैं वो अलग होने चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप में एक डिसिप्लिन व्यक्ति ही सिस्टमैटिक तरीके से जी सकता है। जी तो क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है ना, और ट्रेनिंग की जो वैल्यू है। हाँ, तो ये सब मिलके आपको इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। तमाम फिल्में देख के आप बहुत कुछ कहानी समझ सकते हैं, अभिनय देख के प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो आपको अपनी तरीके से ही करना पड़ेगा। आप दिलीप कुमार की फिल्म देख लीजिए और फिर आपको वही डायलॉग दिए जाएं तो आप वो इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए आपको प्रयास जो है करते रहना होगा, और ये मान के करना होगा कि अब मरो करो या मरो। ये नहीं कि अब मज़ा नहीं आ रहा चलो लौट लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नवाज़ को देखिए, भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी से ट्रेनिंग ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ट्रेनिंग ली, उसके बाद 14 या 16 साल यहाँ पे स्ट्रगल किया, है ना। चाहत देखिए उस बंदे की कितनी बड़ी थी कि वॉचमैन ही कर रहा है एनएसडी पास आउट, क्योंकि भाई रहना है। और देखो उसका कमाल, देखने वाली बात यह है कि उसने कहा मैं टेलीविज़न नहीं करूँगा। ये कितने लोग हैं जो इस तरह की बातें सोच सकते हैं? मतलब उसे क्लियर था कि उसे क्या चाहिए, और वो निरंतर इतने साल दिए और आखिर में उसे मिला। तो नए लोगों के लिए यही कहना है कि किसी चमक में आके इधर ना आएँ तो अच्छी तरह से। आज तमाम वर्कशॉप्स होती हैं, तमाम ट्रेनिंग है, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसको करें। तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अपने टैलेंट को चेक कीजिए, अगर आप कहीं भर्ती हो सकते हैं ज़रूर होइए। वहाँ नहीं हो पाए, चलिए आप एक्टिंग के लिए कहाँ खाद पानी मिल सकता है, वो है किसी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो लगे रहिए। हाँ मतलब सर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। बस कुल मिला के है कि लगे रहना है और इस फील्ड को, इस काम को प्यार करना है। इससे बोर मत होइए। अगर आपको लगता है आप बोर हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके कीटाणुओं में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो सर मतलब बहुत ही मज़ा आया आज आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छी ये टाइम रहा। तो मैं सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने टाइम निकाला सर मेरे लिए, हम सबके लिए आए आप, और आज आपने अपनी ज़िंदगी का अनुभव हमारे साथ शेयर किया। बहुत कुछ सीखा, बहुत नई बातें भी पता चली, और कोशिश करेंगे कि उसको हम किसी ना किसी तरह सर अप्लाई करें, एक्टिंग में भी और अपनी लाइफ में भी।
करना भी चाहिए। सीनियर लोगों का काम ही यही है कि वो अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं और ये काम आप कर रही हैं, अच्छी बात है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। तो मेरे जीवन का निचोड़ यही है कि इस लाइन को आप चुनौती की तरह लें। तमाम प्रॉब्लम्स आएंगी, ख़ास तौर पे अगर आप आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है तो सबसे पहले तो आप आर्थिक स्थिति को सही कीजिए कि यहाँ पे रह सकें, खा सकें, आराम से सो सकें, तब जाके आप काम कर सकें। तो इसे फूलों की सेज नहीं, कांटों का वो समझिए। हाँ, और लेकिन जब आग जलती है ना अंदर, तो फिर ये कांटे और पत्थर ये सब कुछ कहाँ दिखाई देते हैं। तो इस लाइन में आने से पहले अपनी आग ज़रूर चेक करें कि आग जल रही है कि नहीं। करेक्ट, कितनी है। हाँ, इस तरह चेक वेक करके आएंगे तो फिर मिलता है, मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपने मुझे अदना क्या है यूनिकॉर्न को आपने मुझे यूनिकॉर्न बनाया, मैं तो पॉपकॉर्न भी नहीं था। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। अगर आपको लगता हो कि अभी और कुछ मटेरियल मुझसे निकल सकता है तो अगला इंटरव्यू रख लीजिएगा। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, और आप इसको पार्ट्स में दिखाइए। अगर लोगों को अच्छा लगे तो मैं और बोलूँगा। अच्छा लगेगा। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच और बहुत मज़ा आया। सो ये था हमारा आज का पहला शो, पहला एपिसोड विजय शुक्ला जी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्रिएटिव अड्डा को, चलचित्र पटकथा की टीम को, अपनी फैमिली को और अपने आप को। थैंक यू सो मच।